सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मसल स्पिंडल के बारे में देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी जो हम देखेंगे वो ये है कि सबसे पहले कि जो मसल स्पिंडल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखेंगे कि इसका क्या नर्व सप्लाई है, इसका सेंसरी नर्व सप्लाई क्या है, मोटर नर्व सप्लाई क्या है, फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। फिर स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है इसका वो हम देखेंगे। फिर अल्फ़ा गमा को एक्टिवेशन एक प्रोसेस होता है उसको देखेंगे। आगे वीडियो में आप समझ जाओगे कि अल्फ़ा गमा को एक्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मोटा मोटी जानते हैं कि ये होता क्या है, ये जो मसल स्पिंडल वाला चीज़ है वो क्या है एक्चुअली। अब देखो, होता ये है कि मसल्स को सही से फंक्शन करने के लिए, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल है वो आया थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, वो यहाँ मसल्स को आया और वो ऑर्डर दिया कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि मसल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, मसल्स जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन हायर सेंटर्स को जाना चाहिए। ठीक है, और मतलब कितना लेंथ है इसका एक पर्टिकुलर टाइम पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितना है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हायर सेंटर्स को पता रहना चाहिए। तो एक सेंसरी फीडबैक जो है, यही सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करने का काम जो है वो मसल स्पिंडल का है। ठीक है, मतलब इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। मान लो कि तुम एक बिल्डर हो, ठीक है, मान लो कि तुम एक बिल्डर हो, ठीक है, और तुमको रोड बनाने का कोई काम मिला है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो तुमने जो वर्कर्स है उसको ऑर्डर दिया कि अच्छा भाई तुम रोड बनाओ, ठीक है। अब तुम उससे फीडबैक नहीं लोगे कि कितना काम कर रहे हैं वो लोग, कैसे काम कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारा काम सही से हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। उसी तरह यहाँ होता है, हायर सेंटर्स ऑर्डर दे देते हैं मसल्स को कि तुम काम करो, लेकिन मसल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितना है, ये सब हायर सेंटर्स को पता रहना चाहिए। एंड दैट्स वाई हेयर कम द रोल्स ऑफ मसल स्पिंडल। ठीक है, तो ये हो गया, मोटा मोटी हम समझ लिए कि करता क्या है। ये सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करता है हायर सेंटर्स को अबाउट द लेंथ ऑफ मसल, अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ मसल। ठीक है, चलो तो नाम से अब देखते हैं कि मसल स्पिंडल है क्या, कैसे है। देखो, मसल स्पिंडल थोड़ा गौर से देखो, नाम में ही, तो नाम में ही तुमको दिख जाएगा, पहला है मसल और दूसरा है स्पिंडल। मतलब स्पिंडल शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पिंडल शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट हो, मसल्स के अंदर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? मसल स्पिंडल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हर मतलब मसल स्पिंडल में 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो कि सारे मसल स्पिंडल में मिलेंगे तुमको। ठीक है, कौन कौन से हो गए? तो एक तो होता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है, दूसरा होता है एफरेंट नर्व्स, तीसरा होता है एफरेंट नर्व्स। बारी बारी से सभी के बारे में हम जानते हैं अभी कि क्या क्या होता है। अब देखो भाई, हम लोग बचपन से जो देखे होते हैं मसल्स को, उसमें तो कभी मसल स्पिंडल देखे नहीं। तो जो बचपन से हम लोग हमेशा मसल्स देख रहे होते हैं वो एक्चुअली होता है एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स, जो ये है। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा गौर से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम मसल स्पिंडल। ठीक है, और इसी मसल स्पिंडल में जो मसल फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। मतलब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कौन सा फाइबर्स हो गया? जो मसल स्पिंडल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उसको बोलते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और जो बाहर से जो मसल फाइबर्स हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं, ठीक है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स।
ठीक है। ये तो सेंसरी फीडबैक प्रोवाइड करेगा मसल स्पिंडल, ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट यही होता है, एट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी के कारण करता है। थोड़ा अच्छे से अब जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या होता है। एक छोटा सा मतलब डायग्राम बना देता हूँ, मतलब देख लो। ये मान लो कि एक मसल स्पिंडल है, स्पिंडल शेप का, ठीक है। फिर ये, ठीक है। देखो, तो किसी भी मसल स्पिंडल में एक तो होता है एंड, दूसरा होता है बीच वाला पोर्शन। तो ये हो गया बीच वाला पोर्शन और ये हो गया हमारा, ये दोनों एंड हो गए, ये और ये एंड हो गए, एंड, ये भी एंड, ठीक है। तो ये एंड जो होता है ये पॉइंटेड होता है। कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। और ये जो होता है एंड, ये अटैच होता है जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर, ये जो मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूजल वाला मसल फाइबर, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल वाली मसल फाइबर, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल वाली मसल फाइबर से के ग्लाइकोकैलिक्स से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो दे आर अटैच्ड टू दी ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, ठीक है। और ये जो एंड्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एंड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, ध्यान देना बात को, ठीक है। ये एंड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, एंड दैट्स वाई दे आर मोटर पार्ट ऑफ द मसल स्पिंडल। ये मसल स्पिंडल खुद तो सेंसरी फीडबैक दे रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, इसलिए ये मसल स्पिंडल का मोटर पार्ट है। अब ठीक है, अब बीच वाला पोर्शन को देखते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये बीच वाला इक्वेटोरियल, ठीक है। बीच वाला पार्ट को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो, ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसका इंपॉर्टेंस है, आगे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का। और ये सेंसरी होता है, ठीक है। जब भी स्पिंडल स्ट्रेच करेगा तब ये स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो स्टिम्युलेटेड व्हेन स्पिंडल इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, हो गया। तो ये तो हो गया, मोटा मोटा हम देख लिए। यहाँ पर हम अच्छे से डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये मसल स्पिंडल है, ये कैप्सूल के अंदर होता है, ये कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। ये कैप्सूल है, ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूल के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, ये सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था कि 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं मसल स्पिंडल में, ठीक है। तो ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हो गया, और ये एफरेंट नर्व्स है, ठीक है, एफरेंट नर्व्स, और ये है एफरेंट नर्व्स। एफरेंट ये है, एफरेंट ये है। अब देखो, जो एफरेंट नर्व्स है, एफरेंट, ठीक है, वो लार्ज डायमीटर का है, ठीक है, ध्यान देना। और जो एफरेंट नर्व्स है वो स्मॉल डायमीटर का है। तुमको पिक्चर में आराम से देख सकते हो इस चीज़ को। ये एफरेंट नर्व्स है, ये वाले एफरेंट नर्व्स वो स्मॉल डायमीटर के हैं, और जो एफरेंट नर्व्स हैं, ठीक है, ये वाले वो लार्ज डायमीटर के हैं, ठीक है। चलो, अब एक चीज़ और देख लेना कि जो सेंसरी नर्व का सप्लाई है, ठीक है, सेंसरी नर्व का सप्लाई वो कहाँ है? वो बीच में है, ध्यान देना। सेंसरी नर्व का सप्लाई कहाँ है? बीच में है। अभी मैंने यहाँ बताया कि जो बीच वाला पार्ट होता है वो सेंसरी होता है, मैंने यहाँ बताया, ठीक है, बीच वाला पार्ट सेंसरी होता है, सेंसरी नर्व का सप्लाई बीच में होता है, और जो एंड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो गौर से कि एफरेंट नर्व जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को सप्लाई कर रहा है, एंड्स को सप्लाई कर रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये एफरेंट नर्व जो है वो एंड्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स मैंने बताया था यहाँ पे, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इंट्राफ्यूजल फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर बैग फाइबर, एक होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर, ठीक है। देखो, जो न्यूक्लियर बैग फाइबर होते हैं
उनमें एक डायलेटेड सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, उनमें एक डायलेटेड सेंट्रल एरिया होता है और उसमें न्यूक्लियस बड़े होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर होता है वो लंबा सा स्पिंडल शेप का होगा और एक चेन में न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चेन फाइबर है उसमें न्यूक्लियस एक चेन में अरेंज है, और जो न्यूक्लियर बैग फाइबर है उसमें न्यूक्लियस डायलेटेड सेंट्रल एरिया जो कि बैग जैसा होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के बारे में, देख लिए, ठीक है। अब देखो, अब नर्व सप्लाई देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, ये तीनों जो हैं वो हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ये, और ये दोनों जो हैं वो न्यूक्लियर बैग फाइबर हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात जान लो कि जो न्यूक्लियर बैग फाइबर होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर, एक डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर और एक स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे बनाया हुआ है एक डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर, एक स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर। तो न्यूक्लियर बैग फाइबर कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, एक डायनेमिक एक स्टैटिक। और दूसरा टाइप का फाइबर क्या था? न्यूक्लियर चेन फाइबर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस एक चेन में अरेंज होता है, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं इनर्वेशन। इसमें हम देखेंगे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि स्पिंडल का दो पार्ट था, एक सेंसरी एक मोटर, जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट था। तो नर्व सप्लाई दो टाइप का होगा, एक सेंसरी नर्व सप्लाई होगा, एक मोटर नर्व सप्लाई होगा, ठीक है। देखो, जो सेंसरी नर्व सप्लाई है वो दो एंडिंग होता है, उसमें दो नर्व सप्लाई होता है, एक प्राइमरी एंडिंग होता है, एक सेकेंडरी एंडिंग होता है। तो जो प्राइमरी एंडिंग होता है वो ग्रुप 1A फाइबर, ग्रुप 1A वाले जो फाइबर होते हैं वो प्राइमरी एंडिंग बनाते हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा होगा शायद, तो ये फाइबर जो होते हैं ग्रुप 2 न्यूरॉन्स वो सेकेंडरी एंडिंग बनाते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब देखो, होता ये है कि जो ग्रुप 1A वाले फाइबर हैं वो किसको किसको सप्लाई करते हैं, ये ध्यान से देखो। तो जो ग्रुप 1A वाले फाइबर हैं वो सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर, ठीक है, उसमें बोथ डायनामिक एंड स्टैटिक, ठीक है, एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर, सबको सप्लाई करता है ये। यहाँ पर देखो, ग्रुप 1A वाला फाइबर जो है वो डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर को भी सप्लाई किया, ठीक है, स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर को भी सप्लाई किया और न्यूक्लियर चेन फाइबर को भी सप्लाई किया, ठीक है। और ग्रुप 2 वाले जो फाइबर हैं वो देखो किसको किसको सप्लाई किया। जो ग्रुप 2 वाला फाइबर है, पिक्चर में देखो यहाँ, स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर को सप्लाई किया, न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई किया। तो ये किसको सप्लाई किया? NBF न्यूक्लियर बैग फाइबर में स्टैटिक को प्लस न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई किया, ठीक है। यह हो गया। अब देखो, तुम सही से देखो तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप 1A वाला फाइबर में हम दो पार्ट में बांट कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट में वो पार्ट बांटेंगे जैसे कि जो एंडिंग डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर को सप्लाई कर रहा हो, ठीक है, डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर को सप्लाई कर रहा हो, ये एक पार्ट, और दूसरा पार्ट रेस्ट जो बच गया उन सबको सप्लाई कर रहा हो, ठीक है। दो पार्ट में बांट दिए। तो जो नर्व फाइबर मतलब डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर से सेंसेशन ले रहा है वो कब ज़्यादा स्टिम्युलेट होगा, कब ज़्यादा उसमें एक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। मतलब सेंसेशन ले रहा है तो कुछ तो स्टिम्युलस होगा ना, मेन स्टिम्युलस। तो मेन स्टिम्युलस इसका क्या होता है, मतलब जब स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है, मसल इज बीइंग स्ट्रेच्ड, मतलब इसका जो स्टिम्युलस होता है, मतलब ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हायर सेंटर को अबाउट चेंज इन लेंथ, ठीक है। एंड स्टिम्युलेट कब होता है? जब मसल स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्टिम्युलेटेड while muscle is being stretched, ठीक है। और ये कब स्टिम्युलेट होता है? ये स्टिम्युलेट होता है सस्टेन्ड स्ट्रेच से, ठीक है, सस्टेन्ड स्ट्रेच से। और ये क्या करता है?
ये अबाउट लेंथ, जो लेंथ कितना है पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द हायर सेंटर्स। ठीक है, ये लेंथ का इंफॉर्मेशन, ये चेंज इन लेंथ, दोनों में अंतर है, समझ लो। ठीक है, इस ग्राफ में तुम देख सकते हो यहाँ, ठीक है, जब स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, तब सबसे जो फायरिंग रेट है, फायरिंग का फ्रीक्वेंसी है, देख लो, डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर का फायरिंग फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ बढ़ गया। जबकि जो स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर है, न्यूक्लियर चेन फाइबर, यानी कि जो भी बच गया, उसका फायरिंग रेट देखो कम ही है। ठीक है, लेकिन जब सस्टेंड स्ट्रेच है, सस्टेंड स्ट्रेच है, तो सारा का फायरिंग रेट बढ़ गया, न्यूक्लियर डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर का फायरिंग नहीं बढ़ा है, डायनेमिक न्यूक्लियर बैक नर्व फाइबर का फायरिंग नहीं बढ़ा है, देख लो, जबकि सारा का फायरिंग बढ़ गया, यहाँ देख लो ऊपर से। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जो डायनेमिक न्यूक्लियर बैक नर्व फाइबर है वो अबाउट द चेंज इन लेंथ, इसका इन्फॉर्मेशन देता है हायर सेंटर को, जो कि जो बाकी वाले नर्व फाइबर हैं, स्टैटिक न्यूक्लियर चेन फाइबर, ठीक है, ये सारे कौन सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अबाउट व्हाट इज़ द लेंथ एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कौन सा कितना लेंथ है, मतलब सस्टेंड स्ट्रेच के टाइम ये ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कौन सा रिस्पॉन्स, स्टैटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टैटिक रिस्पॉन्स, और इसको बोलते हैं हम डायनेमिक रिस्पॉन्स। चलो अब सेकेंडरी एंडिंग देखते हैं। अब देखो गौर से, सेकेंडरी एंडिंग किसको किसको सप्लाई कर रहा है, सेकेंडरी देख लिए, स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को सप्लाई करता है और न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करता है। ठीक है, और ये भी सस्टेंड लेंथ का ही इंफॉर्मेशन देता है, स्टिमुलेटेड बाय सस्टेंड स्ट्रेच। ठीक है, और इंफॉर्मेशन किस चीज़ का, लेंथ का प्रोवाइड करता है, लेंथ इंस्टेंटेनियस, इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हायर सेंटर्स को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मोटर न्यूरॉन के बारे में जानते हैं, मोटर न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। देखो जो मोटर न्यूरॉन है यहाँ, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन हमारे पास दो टाइप के हैं। ठीक है, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। ठीक है, अब देखो जो मोटर न्यूरॉन होता है वो कौन सा न्यूरॉन होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखो वो वाला क्लासिफिकेशन तुमने देखा होगा, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, ठीक है, बी सी। तो देखो जो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है वो ए गामा वाला है, ठीक है, वो ए गामा है, तो इसलिए इसको हम गामा मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, गामा मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है, ए गामा वाला न्यूरॉन है, इसलिए इसको हम गामा मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब पूछो कि ये ए अल्फ़ा भी सुने हो कि तुम वीडियो के शुरू में ही बोले कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला ए अल्फ़ा होता है, तो सिर्फ इसके ही ऑर्डर से काम नहीं होगा, ये बताए थे हम, ये ए अल्फ़ा। ठीक है, तो ये ए अल्फ़ा जो होता है वो ध्यान देना, वो किसको सप्लाई करेगा, वो सप्लाई करता है एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ए गामा जो है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर को सप्लाई करता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये हो गया। अब देखो मोटर न्यूरॉन में भी हम बताए थे कि दो टाइप का, एक डायनेमिक मोटर न्यूरॉन, एक स्टैटिक मोटर न्यूरॉन। बट यहाँ पर फिर से एक पिक्चर देखते हैं, ये वाला, ये पिक्चर देखते हैं। तो जो डायनेमिक मोटर न्यूरॉन है वो देखो किसको सप्लाई कर रहा है, देखो और से देखना, जो डायनेमिक मोटर न्यूरॉन है वो सिर्फ डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को सप्लाई कर रहा है, जबकि जो स्टैटिक मोटर न्यूरॉन है वो स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को भी सप्लाई कर रहा है और न्यूक्लियर चेन फाइबर को भी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि 1A वाले में देखो, 1A वाला का जो डायनेमिक कंपोनेंट है, 1A वाले में गौर से देखो, 1A जो है वो सारे को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो ऐसा मान सकते हो तुम याद रखने के लिए कि जो स्टैटिक वाला जो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, स्टैटिक गामा मोटर न्यूरॉन, स्टैटिक कंपोनेंट, वो जस्ट लाइक किसकी तरह है, ग्रुप 2 फाइबर की तरह है। ठीक है, स्टैटिक वाला जो है, ये स्टैटिक वाला जो है, ये स्टैटिक वाला
स्टैटिक वाला वो ग्रुप 2 फाइबर की तरह है, मतलब दोनों सेम चीज़ को सप्लाई कर रहा है। जैसे स्टैटिक वाला भी स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को सप्लाई कर रहा है, न्यूक्लियर चेन फाइबर को भी सप्लाई कर रहा है। वैसे ही ग्रुप 2 न्यूरॉन जो है वो स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को सप्लाई कर रहा है और न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक जो मोटर न्यूरॉन है वो सिर्फ डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को सप्लाई कर रहा है। 1A सारे को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। 1A मतलब ऑल, मतलब ये सब को सप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। 1A का फिर हम दो कंपोनेंट यहाँ पर बताए थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। दो कंपोनेंट बताए थे, एक डायनेमिक एक स्टैटिक, ठीक है। एक डायनेमिक और एक स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक में कौन आएगा, वो जो कि सिर्फ डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर से अपना फीडबैक ले रहा है, वो नर्व। और जो बाकी से फीडबैक ले रहा है बाकी बचे हुए, यानी कि स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर या फिर न्यूक्लियर चेन फाइबर से, वो तो दोनों का अलग अलग काम बता ही दिए थे हम। तो अब गामा मोटर न्यूरॉन देखते हैं। गामा मोटर न्यूरॉन दो टाइप के मैंने बता ही दिया, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक, ठीक है। अब देखो गामा मोटर न्यूरॉन का इंपॉर्टेंस हम अल्फा गामा को एक्टिवेशन अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अल्फा गामा को एक्टिवेशन उसमें देखेंगे, ठीक है। इतना याद रख लो कि स्पाइनल कॉर्ड से जो अल्फा मोटर न्यूरॉन निकलता है, ठीक है, और गामा मोटर न्यूरॉन निकलता है, तो जो मोटर न्यूरॉन है उसमें से 30% ऑफ मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, 30% ऑफ मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अगर हम मान लो कि डायनेमिक जो है, ठीक है, छोड़ो उसको, चलो। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम मतलब अगर गामा मोटर न्यूरॉन जो है उसको हम एक्साइट कर दें, ठीक है, किसको, गामा मोटर न्यूरॉन को, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, हमने गामा मोटर न्यूरॉन को जब एक्साइट किया तो गामा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई कर रहा था, गौर से यहाँ देखना, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन इस एंड को सप्लाई कर रहा था, ये है गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड को सप्लाई कर रहा था और एंड कॉन्ट्रैक्टाइल था। तो अगर गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किए तो गामा मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आया, बोला कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कर गया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कर गया तो क्या हुआ इसके कारण, इसके कारण यहाँ पर एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। देखो, इधर से ये इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, इधर से ये इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये बीच वाला जो पार्ट है खींचेगा, स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। तो स्ट्रेच के कारण क्या होता है कि सेंसरी पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ जो 1A फाइबर जो रिस्पॉन्स लेके जा रहा था वो रिस्पॉन्स लेके किसको जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, कहाँ जा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा रिस्पॉन्स लेके, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर रिस्पॉन्स लेके गया, ठीक है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को रिस्पॉन्स लेके गया, ठीक है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में ये डायरेक्ट साइनेप्स बनाता है, किससे किससे साइनेप्स बनाता है, ये सीधे सीधे साइनेप्स बनाता है अल्फा मोटर न्यूरॉन से। अल्फा मोटर न्यूरॉन आया और अल्फा मोटर न्यूरॉन अभी हम बताए थे किसको सप्लाई कर रहा है, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, इसके आसपास जो भी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं उसको सप्लाई कर रहा है। तो देखो, जब गामा मोटर न्यूरॉन को हम स्टिमुलेट किए यहाँ तो पोलर इलेमेंट्स कॉन्टैक्ट किया, इसके कारण यहाँ स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेच जो प्रोड्यूस हुआ उसके कारण 1A फाइबर एक्टिवेट हो गया, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये अपना इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। वहाँ पर ये साइनेप्स बनाता है 1 अल्फा मोटर न्यूरॉन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को सप्लाई किया, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स है, इसको सप्लाई किया। तो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो इससे हम क्या देखे कि हम गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, गामा रिफ्लेक्स लूप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गामा मोटर न्यूरॉन का इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा गामा मोटर न्यूरॉन का इंपॉर्टेंस। एक बार फिर से समझा दूं कि गामा मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आया पोलर कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट पे, ठीक है। तो ये क्या किया कि पोलर कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट
जो होता है बस एंड्स कॉन्ट्रैक्ट किया, बीच वाला पोर्शन नॉन कॉन्ट्रैक्ट आया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो बीच वाला पोर्शन में एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, इस स्ट्रेच के कारण 1A फाइबर स्टिम्युलेट हो गया। अब 1A फाइबर स्टिम्युलेट हुआ, वो अपना इन्फॉर्मेशन लेके गया किसको, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में ये साइनेप्स बनाता है सीधे सीधे अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई करता है, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आया, यहाँ से फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन में आया, अल्फा मोटर न्यूरॉन बोला कि चल कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया ये, इसको बोलते हैं हम गामा रिफ्लेक्स लूप, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब देखो जब हम मसल को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखो, यहाँ पे जैसे हम टेंडन रिफ्लेक्स कराते हैं, तो नाम है बस टेंडन रिफ्लेक्स, एक मिसनोमर है एक्चुअली। यहाँ पर हम मसल को स्ट्रेच करा रहे होते हैं। तो जब हम मसल हिट करते हैं तो मसल स्ट्रेच होता है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या होता है, मसल स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो मसल जब स्ट्रेच होता है तो इसके कारण स्पिंडल भी स्ट्रेच होगा। क्यों स्ट्रेच होगा भाई, कि देखो शुरू में बताना भूल गए थे हम कि जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है इस पिक्चर में, ठीक है। ये मसल स्पिंडल है और ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेच होगा तो ये भी स्ट्रेच होगा। तो मसल स्ट्रेच हुआ, इसके कारण स्पिंडल भी स्ट्रेच हो गया। अब स्पिंडल जब स्ट्रेच होगा तो बताए थे क्या होगा, ये जो सेंसरी पोर्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और उस एक्शन पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब उसका जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मसल जब रेस्ट में था, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी कहाँ है, कम है, 1 2 3। जबकि यहाँ पर देखो मसल को जब हम स्ट्रेच किए, रेस्ट में नहीं है, अब स्ट्रेच किए, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। 7 बार फायर किया। तो यही बात है कि मसल को स्ट्रेच किए, स्पिंडल स्ट्रेच हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सेंसरी फाइबर्स में। अब ये सेंसरी फाइबर्स में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो किसके थ्रू जाएगा, 1A के थ्रू जाएगा। ये दिख रहा है 1A, इसके थ्रू गया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में गया, वहाँ पर किससे साइनेप्स किया, अल्फा मोटर न्यूरॉन से साइनेप्स किया। अल्फा मोटर न्यूरॉन फिर एक्शन लेके कहाँ गया, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है वहाँ पर लेके गया और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो यही होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आया ना मसल स्पिंडल का रोल। मसल स्पिंडल क्या किया, डिटेक्ट किया, स्ट्रेच को डिटेक्ट किया और फिर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ मसल है उसको अपोज किया गया यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है कि अगर हम मसल को कब स्ट्रेच कर रहे हैं, जब गामा एफरेंट्स को स्टिम्युलेट किए हुए हैं, ठीक है। अगर मसल को स्ट्रेच किए तब, जब गामा एफरेंट्स स्टिम्युलेटेड है, ठीक है, तब एडिशनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब कैसे, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो जब गामा एफरेंट्स स्टिम्युलेटेड था, ठीक है, तो गामा के स्टिम्युलेट होने के कारण क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखना क्या हुआ कि ये एंड्स जो है, ये एंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, इस यहाँ पर स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा भाई। इस तरफ से ये खींचा, इस तरफ से ये खींचा, तो यहाँ स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। तो ये स्ट्रेच के कारण जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो जनरेट हुआ, ठीक है। रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ क्योंकि स्ट्रेच को सेंस किया ये रिसेप्टर पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। और वो एक्शन पोटेंशियल कुछ तो होगा ना, जैसे मसल एट रेस्ट है, लेकिन जब हम गामा को स्टिमुलेट किए, ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल कुछ जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये तो गामा के स्टिमुलेट करने के कारण, और इसी टाइम हम मसल को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। तो अब मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मसल को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब हम मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर स्पिंडल भी स्ट्रेच होगा, यहाँ ये स्ट्रेच हुआ तो ये भी स्ट्रेच होगा, तो फिर ये स्ट्रेच हुआ तो थोड़ा और स्ट्रेच हो गया बीच वाला पोर्शन, सेंसरी पोर्शन। तो जो एक्शन पोटेंशियल है इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण जो एक्शन पोटेंशियल है वो जुड़ जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फायरिंग जो है, फायरिंग फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाता है, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ मसल इज स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग स्टिमुलेशन ऑफ गामा एफरेंट्स, ठीक है, तो एडिशनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। एडिशनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है क्योंकि फर्दर स्ट्रेच हो गया ना सेंट्रल पोर्शन पे, एक तो गामा के कारण था ही, ठीक है,
गामा के कारण पोलर लिंक कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेंट्रल वाला जो स्ट्रेच पोर्शन है वो स्ट्रेच कर गया। अब मसल को स्ट्रेच करा के भी हम सेंट्रल पोर्शन को स्ट्रेच किए तो इसके कारण क्या हुआ कि एडिशनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स और एक होता है स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। अब देखो डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, इसका स्टिमुलस क्या होता है, वही बात फिर से कि डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है कब स्टिमुलेट होगा, जब रैपिड स्ट्रेच ऑफ मसल हो रहा है, ठीक है। सस्टेन्ड स्ट्रेच नहीं है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, देयर इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो रैपिड स्ट्रेच ऑफ मसल होगा तो रैपिड स्ट्रेच ऑफ मसल स्पिंडल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाई करते हैं। अभी यहाँ दिखाए थे कि ये मसल स्पिंडल है और ये मसल है, तो दोनों पैरेलल लाई करते हैं। तो एक के स्ट्रेच के कारण दूसरा भी स्ट्रेच हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि रैपिड स्ट्रेच के कारण कौन सा था जो स्टिमुलेशन होगा, वो डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर वाले नर्व का स्टिमुलेशन होगा, क्योंकि वही तो डायनेमिक रिस्पॉन्स देता था। यहाँ पर अभी हम देखें, कहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें अभी हम कि जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो कौन दे रहा था, 1A फाइबर का डायनेमिक कंपोनेंट दे रहा था। 1A फाइबर, ये 1A फाइबर है, उसका डायनेमिक कंपोनेंट डायनेमिक न्यूक्लियर फाइबर बैक फाइबर को जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो डायनेमिक रिस्पॉन्स दे रहा था। मतलब क्या कि डायनेमिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स में ये हेल्प करता है। जब हम देयर इज रैपिड स्ट्रेच तो मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ तो फिर स्टिमुलेशन किसका होगा, डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को जो नर्व सप्लाई कर रहा है उसका स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। मतलब स्टिमुलेशन ऑफ 1A फाइबर ओनली, ठीक है। फिर एक्टिवेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, फिर वैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क अभी हम यहाँ दिखाए थे, यहाँ, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्स आर्क दिखाए थे, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स आर्क एक्टिवेट होगा और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये ओवर हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ये क्या करता है, सडन चेंज इन मसल लेंथ को अपोज करता है, ठीक है। फिर दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये कब एक्टिव इसका स्टिमुलस क्या है, सस्टेन्ड स्ट्रेच, स्ट्रेच हो नहीं रहा है, स्ट्रेच हुआ है लेकिन अब रुका हुआ है, ठीक है, तो उस तब ये एक्टिवेट होता है स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसके कारण कौन मसल स्पिंडल का कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट होगा, मतलब कौन सा नर्व से फायरिंग जाएगा, तो वो नर्व से फायरिंग जाएगा जो कि मतलब स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर से सेंसेशन ले जा रहा है और न्यूक्लियर चेन फाइबर से सेंसेशन ले जा रहा है, उसका स्टिमुलेशन होगा। तो इसके कारण फिर एक्टिवेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क और कंट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। कब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब तक कि स्ट्रेच कंटिन्यू है तब तक ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण हेल्प मिलता है हमको बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने में, मसल टोन को मेंटेन रखने में, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स है यानी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ये मोटा मोटी वही बात है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसका क्या फंक्शन है, इसका एक सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन है, ठीक है, सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन। ये क्या होता है भाई, अब देखो जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल जो आता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ओसिलेटिंग होता है, ठीक है। मतलब कभी कमा, कभी बढ़ा, फिर कमा, फिर बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा, घटा, बढ़ा, ठीक है, ये होते रहता है। तो अगर ऐसा ही सिग्नल रहा तो इसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, जर्की हो जाएगा, ठीक है, जर्की मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स जो है वो उसको नहीं होने देता है, ठीक है। बट मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, MS रिफ्लेक्स प्रिवेंट्स इट, ठीक है, उसको नहीं होने देता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो है एनिमल, ठीक है, उसका मसल स्पिंडल इंटैक्ट है, मसल स्पिंडल इंटैक्ट, ठीक है। डिनर्वेटेड मसल स्पिंडल किसका है, बी का, डिनर्वेटेड मसल स्पिंडल, ठीक है, बी। ये एक एनिमल है, उसका मसल स्पिंडल इंटैक्ट है और बी वाले का मसल स्पिंडल इंटैक्ट नहीं है। तो देखो जब स्टिमुलस दिया गया इसको, ठीक है, स्टिमुलस दिया गया तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन देखो एकदम स्मूथ है, ठीक है, लेकिन इसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन देखो, बढ़ा, घटा, बढ़ा, घटा, बढ़ा, घटा, ठीक है। तो इसका जर्की मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मसल स्पिंडल इंटैक्ट नहीं है, डिनर्वेटेड है, ठीक है। तो मसल स्पिंडल का इससे क्या पता चलता है, एक काम क्या है
कि सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन है। ये सिग्नल जो जर्की आ रहा है उसको एवरेज करके स्मूथ करता है मसल कंट्रैक्शन को। सो मसल स्पिंडल MS स्मूथेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब चलो एक और दूसरा चीज़ है, लास्ट चीज़ है ये अल्फा गामा को एक्टिवेशन। अल्फा गामा को एक्टिवेशन क्या होता है भाई? अल्फा गामा को एक्टिवेशन, चलो देखो शुरू वाला एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले वाला बिल्डर वाला, कि तुम बिल्डर हो, ठीक हो, बहुत बड़े बिल्डर हो तुम। अब तुमने अपने वर्कर को वो काम दे दिया है कि हाँ भाई तू अपना काम कर, रोड बना, ठीक है। तुमने जो खुफिया आदमी रखा है, यानी कि मसल स्पिंडल, यहाँ पर खुफिया आदमी कौन है? जो फीडबैक दे रहा है वो है मसल स्पिंडल। तुमने खुफिया आदमी जो रखा है उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो तुम, लेकिन ऐसा तो होता है ना कि जो भी तुम काम बताते हो इसको करने के लिए, वो क्या तुम अपने खुफिया आदमी को नहीं बताओगे? बताओगे या नहीं बताओगे? बताओगे ना, उसको भी तो पता रहे कि ये इसको सही सही करना क्या है ना, इसको करना क्या है, वर्कर को करना क्या है, वो खुफिया आदमी को पता होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा कि तुमने बोल रखा है कि भाई तू इसकी गतिविधियों पे नज़र रखना, इसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, तुमने मसल स्पिंडल को बोल रखा है। अब मसल स्पिंडल को पता ही नहीं है, मतलब ये खुफिया आदमी को पता ही नहीं है कि यहाँ जो काम कर रहा है उसको करना क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, क्योंकि ये बॉस है, ये सोचेगा कि बॉस तो बोले नहीं है ये कि ऐसे क्यों कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये बॉस कौन है? ये बॉस है हायर सेंटर, ठीक है। यहाँ पर ये बॉस है हायर सेंटर, और ये काम करने वाला वर्कर कौन है? अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन। और ये खुफिया कौन है? गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जो कि मसल स्पिंडल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो वैसे ही यहाँ पर होता है, जो हायर सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड को जब कॉन्ट्रैक्ट करने का इन्फॉर्मेशन देता है तो वो अल्फा मोटर न्यूरॉन को भी इन्फॉर्म करता है और गामा मोटर न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जैसे यह खुफिया आदमी को मान लो कि पता नहीं है कि बॉस इसको बोले हैं काम करने के लिए, तो ये क्या करेगा? जाके अपोज करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉस तो नज़र रखने बोले हैं, तो अगर कुछ गलती हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर अल्फा मोटर न्यूरॉन को हम एक्टिवेट कर दिए, गामा को मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट नहीं किए, तो ये क्या करेगा? गामा मोटर न्यूरॉन मसल के कॉन्ट्रैक्शन को अपोज करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो देखते हैं। अब एग्जाम्पल छोड़ो, अब रियल मतलब रियल मैकेनिज्म जो है उसको देखते हैं। देखो ये मान लो कि हमारा है एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर, ठीक है, और ये है हमारा, ठीक है, इंट्राफ्यूजन मसल फाइबर, ठीक है। अब मान लो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब क्या होगा? ये अल्फा मोटर, ये एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो गया, जबकि ये जो गामा मोटर न्यूरॉन है वो तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं। अल्फा मोटर न्यूरॉन के कारण एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गामा को स्टिमुलस मिला ही नहीं, तो ये क्यों ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो ये फ्लेल हो जाएगा, ऐसे स्लैक हो गया, ठीक है। अब स्लैक हो गया ये, तो क्या जो सेंट्रल पोर्शन वो स्ट्रेच है? नहीं है। तो सेंट्रल पोर्शन स्ट्रेच नहीं है तो क्या होगा भाई? क्या होगा सोचो। अब देखो सेंट्रल पोर्शन स्ट्रेच नहीं है तो ये क्या कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन ले जाएगा हायर सेंटर को? नहीं ले जाएगा, ठीक है, नहीं ले जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स कर जाएगा भाई। अब देखो क्यों रिलैक्स कर जाएगा? क्यों रिलैक्स कर जाएगा? ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेच करने के कारण ना एक्शन पोटेंशियल, ये जो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे थे पीछे, स्ट्रेच करने के कारण बनता है। स्ट्रेच तो है ही नहीं, तो ये वाला स्ट्रेच नहीं है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेच नहीं है, इसके कारण एक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जीरो, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जा ही नहीं रहा है, रिसेप्टर पोटेंशियल है ही नहीं, कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है गामा मोटर न्यूरॉन, तो क्या अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ होगा? कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिर नहीं आएगा, तो ये मसल रिलैक्स कर जाएगा। तो इस तरह से अल्फा गामा को एक्टिवेशन जो है बचाता है फ्रॉम अपोजिंग दी मसल कंट्रैक्शन। दूसरा क्या है कि ये अगर मान लो फ्लेल हो गया, ठीक है, तो क्या मसल स्पिंडल अपना काम सही से कर रहा है उस टाइम? नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो डैम्पनिंग फंक्शन जो भी है वो सब वगैरह मतलब नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि ये फ्लेल हो गया,
ठीक है, ये फ्लेल हो गया। तो इसलिए ये फ्लेल ना हो, इसलिए अल्फ़ा को जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसी टाइम गामा को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है ये तो भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो अल्फ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, गामा भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, गामा को भी आया इन्फॉर्मेशन, तो गामा गया इधर पोलर एंड को सप्लाई किया, इधर इसको दोनों तरफ सप्लाई किया, तो ये भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हायर सेंटर से जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो अल्फ़ा को भी आएगा, ठीक है, अल्फ़ा को भी आएगा और गामा को भी आएगा, ठीक है। और इसके कारण बता दिए कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं करेगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को अपोज नहीं करेगा। जबकि अगर, और दूसरा फंक्शन क्या बताए कि ये रिसेप्टर पोर्शन जो है उसको फ्लेल होने से बचाता है या फिर ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, और इस तरह से जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल स्पिंडल है वो हो पा रहा होता है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल स्पिंडल वो हो पा रहा होता है। सो थैंक यू वेरी मच।